आवाज़ सही है। आवाज़ आ रही है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हीट पढ़ रहे थे ना, हीट में बहुत सारी चीज़ पढ़ लिए थे। और आज थोड़ा दो तीन बातों को आज अच्छे से और क्लियर कर लेंगे। फिर हम लोग साउंड की तरफ बढ़ेंगे, और साउंड को भी आज आज तो नहीं हो पाएगी, कल तक हम लोग साउंड को भी ख़त्म कर लेंगे। चलिए, तीन चार बात हम लोग तीन चार बात जो आप लोग को बहुत ज़्यादा याद रखना है हीट में। क्या क्या याद रखना है? सुनीता कुमारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। अब देखिए, गौर से सुनिए। क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछेगा हीट में, सो देखिए। सबसे पहले टेम्परेचर स्केल पे याद रखिएगा। ये जो फॉर्मूला बताया है वो चीज़ आपको याद रखना है कि टेम्परेचर स्केल है। बर्फ वाला जो क्वेश्चन बताए थे, बीकर में पानी है, बर्फ तैर रहा है, तो तीन टाइप बना था, वो याद रखना है। तीनों टाइप याद है? ठीक है। तो बताइए, बीकर जल से भरा हुआ है, उसमें कोई बर्फ तैर रहा है, तो उसका कितना भाग जो है ऊपर दिखाई देगा? ठीक। सिक्का रहने पर उसका जल स्तर पे क्या फर्क पड़ेगा? चलिए, क्वेश्चन ये है कि जाड़े के दिनों में जो है, जो पाइप होती है वो फट क्यों जाता है? वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है। ठीक। जल का जो है हम लोग असामान्य व्यवहार देखे थे। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? आयतन घटेगा। बिल्कुल सही बात है। 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम रहेगा। 4 डिग्री के बाद क्या होगा? ठीक। चलिए, क्वेश्चन ये पूछ दे कि बताइए, झील के अंदर जो है, मतलब बर्फ, झील के ऊपर बर्फ जमा रहता है, उसके अंदर जो है बर्फ नहीं जमता है, उसके कारण क्या है? क्योंकि जल का जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सी पे मैक्सिमम होता है, इसी के कारण। चलिए, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए, ग्लेशियर जो होता है वो कहाँ से पिघलता है? हमेशा नीचे से। ग्लेशियर कहाँ से पिघलता है? नीचे से। इसके पीछे क्या बताए थे? प्रेशर। प्रेशर देखिए, प्रेशर का जो बॉइलिंग संबंध है, बॉइलिंग पॉइंट से जो संबंध है, सीधा सीधा संबंध है, समानुपाती। मतलब आप प्रेशर को बढ़ाइएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर को घटाइएगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बात क्लियर था? लेकिन प्रेशर प्रेशर यानी कि दाब, और फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो जिस ताप पे कोई जम रहा है, मेल्टिंग पॉइंट जिस पे कोई गल रहा है। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग दो क्लियर है। तो प्रेशर का जो है मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के साथ उल्टा संबंध होता है। ठीक है। तो पहाड़ वाला क्वेश्चन और ग्लेशियर वाला क्वेश्चन, ये दोनों फ्रीजिंग और मेल्टिंग पे आधारित है। फिर हम लोग गुप्त उष्मा की बात किए थे, विशिष्ट उष्मा की बात किए थे। ठीक है। ये तीन प्रकार की उष्मा जो है हम लोग बात किए। एगो सेंसेबल हीट बताए थे कि सेंसेबल हीट क्या है। ठीक है। पहले लिखिए। अच्छा, हम तीनों समझा दे रहे हैं। पहले देखिए, आज उष्मा का प्रसार वगैरह सब भी हम पढ़ लेंगे, जो होगा सो। एक होती है, सबसे पहले समझिए, उष्माधारिता। पूछता है कि उष्माधारिता क्या है? हीट कैपेसिटी। ठीक है। देखिए, क्या बोले? जल का विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा होता है, अभी पढ़ाएंगे क्यों, देखिए। हाँ, जल धारिता देखिए,
जिस जिस चीज का जल उष्माधारिता ज्यादा होगा ना, उसका विशिष्ट उष्मा भी ज्यादा होगा। डॉक्टर देखिए, आप कहीं गिरते उड़ते हैं ना, गिरते उड़ते हैं या कहीं कोई ऑर्गन काम नहीं करते रहता है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप गर्म पानी से उसको सेकिए। नहीं, सेकने के लिए गर्म पानी यूज होता है, बोलता है क्यों होता है? क्योंकि जल का विशिष्ट उष्मा ज्यादा होता है। हाँ? आप मना कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, पहले आप समझो। पूरा डॉक्टर बन बन के पहले बैठल रहता है ना। देखिए, उष्माधारिता क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, तो पहले लिख लीजिए, उसका डिफिनीशन लिख लीजिए। लिखिए, किसी पदार्थ का, लगा किसी का हड्डी टूट गया। आप लोग को उठा पुठा के ले जाना पड़ता अभी ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास। यहाँ से नजदीक आईजीएमएस है ना? आईजीएमएस सेमी गवर्नमेंट है। हम्म। हड्डी विभाग के स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजिस्ट। और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है, उसके जो स्पेशलिस्ट होता है उसको कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। चलो लिखो, उष्माधारिता का डिफिनीशन लिखो कि किसी पदार्थ का ताप, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है। उष्माधारिता लिखेगा किसी पदार्थ को, हाँ, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है। तो बोल देगा कि उष्माधारिता क्या है, तो कोई पदार्थ है, ठीक है, तो उस पदार्थ को, उस पदार्थ का ताप अगर आप 1 डिग्री सी बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने में जितना आपका उष्मा खर्च हो रहा है वही आपका उष्माधारिता है। ठीक है? ठीक है। उष्माधारिता को सी से सूचित किया जाता है, क्या चीज से? सी से। ठीक है, सी से। तो सी बराबर होता है, जो ये क्यू है ये होता है उष्मा। ठीक है, अपना भाषा में कोई भी पदार्थ है, जैसे ये टेबल बेंच कुछ भी है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितना उष्मा का जरूरत होगा वो क्या होगा? उष्मा धारिता। समझा? तो उष्मा धारिता को सी से सूचित करते हैं, तो क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये उष्मा धारिता स्केलर है, अदिश राशि है। अब यूनिट बताते हैं, लिखिए, जूल बट्टा केल्विन, इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा, और ये है स्केलर, अदिश। उष्मा धारिता समझ में आया? इसका एक और मात्रक होता है, उष्मा धारिता का एक अदर मात्रा भी है, कैलोरी बट्टा डिग्री सेल्सियस। ये भी अदर मात्रक में आता है। ये उष्मा धारिता है। किसी पदार्थ का अगर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है, यही होता है उष्मा धारिता। यहाँ से आपको समझ में आएगा विशिष्ट उष्मा। तो अब लिखिए विशिष्ट उष्मा। उष्मा धारिता समझ में आया ना?
देखिए ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में थोड़ा सा फर्क है। देखिए आप वही तो आगे आगे बोलता है, पहले हम बता। देखिए जब पूरा वस्तु का बात होगा, पूरा वस्तु का बात होगा तो वहाँ ऊष्माधारिता काम आएगा, ठीक है। लेकिन उस वस्तु के एक इकाई का बात होगा, ठीक है। जैसे कि हम क्या यहाँ बोले कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसको आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, उष्मा है, उसको बोलेंगे उष्माधारिता। लेकिन अगर कोई भी पदार्थ है उसका एक इकाई, सिर्फ एक इकाई का बात होगा, जैसे जैसे कि ये टेबल बना हुआ है तो मान लीजिए कि ये 100 आइटम से मिलकर बना हुआ है। तो 100 आइटम, अगर पूरे 100 आइटम का बात करेंगे, ठीक है, हॉल पूरा आइटम का बात करेंगे तो उष्माधारिता होगा। लेकिन उसमें एक आइटम, एक इकाई की बात करेंगे तो विशिष्ट उष्मा हो जाता है, समझा। तो उष्माधारिता और विशिष्ट उष्मा एक जैसा लगता रहता है। इसके अंतर यही है कि उष्माधारिता में पूरा मॉलिक्यूल, पूरा परमाणु का बात होगा, ठीक है, पूरा वस्तु का बात होगा। और उस विशिष्ट उष्मा में सिर्फ एक मॉलिक्यूल, मतलब जितना भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है उसका एक इकाई की बात होगी। तो उष्माधारिता समय आप लिखिए विशिष्ट उष्मा, आप लिखिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक। इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, स्पेसिफिक हीट का लिखिए, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, यानी तो लिखिए किसी पदार्थ का 1 ग्राम, लिखिए ना, किसी पदार्थ का 1 ग्राम तापमान बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ की 1 ग्राम, हाँ, का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, जैसे 1 ग्राम द्रव्यमान है ना किसी वस्तु का, किसी, क्या लिखे, फिर से बोलिए, किसी पदार्थ का एक, रुकिए रुकिए 1 मिनट, लिखिए किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा विशिष्ट उष्मा कहलाती है। उष्मा कहलाती है। अब देखिए हम इमेजिन करते, जैसे उष्माधारिता में हम क्या बताए थे, कोई वस्तु है तो उसका पूरा भाग लेते थे। अगर कोई वस्तु है उसको पूरा 1 ग्राम सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उष्माधारिता होगा। अब उसका एक इकाई की बात करेंगे तो वो होगा विशिष्ट उष्मा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कि m द्रव्यमान का हमारे पास वस्तु है, इमेजिन करते हैं, ठीक है। उसके एक इकाई को, मतलब एक इकाई ताप बढ़ाने के लिए अगर Q हमको उष्मा का जरूरत होता है, और उसका जो अगर टाइम है वो डेल्टा टी है, तो पूछ लेगा कि विशिष्ट उष्मा क्या होती है, एस बराबर, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए, लिखिए एम, लिखिए एम ग्राम का, ऐसे लिखिए, लिखिए एम ग्राम द्रव्यमान, लिखिए एम ग्राम द्रव्यमान का ताप, एम ग्राम द्रव्यमान का ताप डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा Q है।
क्यू है तो एस से सूचित करते हैं विशिष्ट ऊष्मा को, क्यू अपॉन एम गुने डेल्टा टी हो जाएगा। ये विशिष्ट ऊष्मा होती है। एस से सूचित करते हैं एस बराबर क्यू। ये क्यू क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा, मतलब 1 ग्राम इकाई होती है। 1 ग्राम इकाई को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो क्यू है। ये एम है वस्तु का द्रव्यमान है। ये डेल्टा टी ये दिखाता है समय अंतराल को, ठीक है, ये समय में परिवर्तन को दिखाता है। फिजिक्स में या कहीं साइंस में अगर डेल्टा का यूज हो जाए तो वो समझिए अंतराल को दिखाता है, डिफरेंस को दिखाता है। समझ गए? तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है कि कोई पदार्थ है उसके 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। इमेजिन किए कि हमारे पास एम ग्राम की कोई द्रव्यमान वस्तु है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो मान लीजिए उसमें हमको थीटा ऊष्मा का जरूरत है, ठीक है, तो वही विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू बट्टा एम यानी कि मास गुने डेल्टा टी। अब ये भी जो है विशिष्ट ऊष्मा भी एक प्रकार का अदिश राशि है और उसका जो यूनिट होता है जूल बट्टा के जी कैल्विन। क्या होता है? जूल बट्टा के जी कैल्विन लिखिए। इसका यूनिट लिख लीजिए। यूनिट मतलब मात्रक। मात्रक हो जाएगा जूल बट्टा के जी केल्विन। एक और इसका मात्रक होता है कैलोरी बता ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये भी कभी कभी पूछता है कि इसका अगर अदर यूनिट में पूछ ले तो ये भी लिख सकते हैं कैलोरी बटा ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका अदर यूनिट में लिख लीजिएगा। इसका अदर यूनिट भी एक होता है अन्य मात्रक। कैलोरी बटा ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखिए ये भी मात्रक होता है विशिष्ट ऊष्मा का ही, कैलोरी बटा ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जल का विशिष्ट ऊष्मा पूछ लेता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा के मान कितना होता है? सबसे ज्यादा जो सबसे विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो जल का ही होता है, ठीक है। तो लिखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी बट्टा ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा पूछेगा तो 1 कैलोरी बट्टा ग्राम डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कि जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा है, पूछ लेता है कि जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, 1 कैलोरी बटा ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा कि तप्त थैलों के अंदर
ये कैलोरी बट्टा ग्राम डिग्री सेल्सियस है, ग्राम, जी से ग्राम, ये डिग्री सेल्सियस। जैसे कि डॉक्टर सलाह देता है ना कि तप्त थाइलो से पानी भर के सेकिए, नहीं होता है, तो लिखिए कि तप्त थाइलो के अंदर जल का उपयोग, तप्त मतलब कि गर्म जो है, तप, थाइला, थाइला जो, हाँ, तप्त थाइलो के अंदर, लिखिए ना, तप्त थाइलो के मतलब इम्पोर्टेंट मार्क करके ऐसे करके लिखिएगा कि तप्त थाइलो के अंदर, हाँ, थाइलो के अंदर जल का उपयोग इसीलिए किया जाता है, जल का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत उच्च होती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत उच्च होती है। समझ गए? गुप्त ऊष्मा में हम क्या बताए थे? गुप्त ऊष्मा भी बताए थे आप लोगों को। दो बीकर में पानी लिए थे न, एक में बर्फ, बर्फ रखे थे, एक में पानी रखे थे, बताए थे कि वो अवस्था परिवर्तन करता है सिर्फ, ठीक है, तो वो हो जाता है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा भी लिख लीजिए, हालांकि हालांकि कल लिखा भी दिए होंगे, ऊष्माधारिता। अब लिखिए लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। हम्म, क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है बालक? नोट्स आ गया है? इंग्लिश मीडियम वाला आया होगा, हिंदी मीडियम वाला? इंग्लिश वाला आया ना, हिंदी, हिंदी मीडियम वाला भी हो गया है तैयार। उसका जो दिए हैं, मतलब वहाँ जो स्टाफ को दिए हैं, तो वो तैयार नहीं किया, उसको स्कैन करना पड़ता है ना, तो वो स्कैन हो गया, कल स्कैन करके दे दिया, तो कल ही भेज दिए थे, आज वो स्कैन करके दे देंगे, भेज दें। उसमें क्या है ना, उसमें क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। हाँ, हिंदी में, हिंदी मतलब उससे 30-40 पेज ज़्यादा है, तो 30-40 पेज में क्या है ना, क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ है, और हिंदी मीडियम में विद क्वेश्चन है। हाँ, थ्योरी है, आप देख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लेटेंट हिट, अब लिखिए गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लिखिए कि एक निश्चित ताप पर, देखिए एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए, लिखिए एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए, समझे, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब चलिए उसका यूनिट की बात करेंगे हम, इकाई की। ठीक है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा, जि, जितना भी ऊष्मा होता है एक ऊर्जा होता है। अगर कहीं आपको धोखा से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ दे कि ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, अगर पूछने से, तो सबसे पहले देखेंगे कि जूल है कहाँ, जूल है कि नहीं है, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे, तो लेटेंट हीट बराबर होता है क्यू बट्टा एम, क्यू बट्टा एम होता है लेटेंट हीट बराबर। अब इसकी यूनिट देखेंगे तो होता है जूल बट्टा केजी। इसका यूनिट क्या होती है, इकाई, जूल बट्टा केजी।
जूल बट्टा केजी। इसका एक और अदर यूनिट भी होता है, कैलोरी बट्टा ग्राम। इसका अदर यूनिट भी होता है, अदर में होता है कैलोरी बट्टा ग्राम। ये भी लेटेंट गुप्त उष्मा के ही। अब देखिए, अब थोड़ा हम पिछले पिछले चीज़ों पे आप लोग थोड़ा आ जाइए, उसके बाद रिवाइज हो जाएगा पूरा। लिख लिए? अब देखिए, अब याद कीजिए पिछला क्लास को, हम दो बीकर बनाए थे। अब देखिए, दो बीकर बनाए थे। एक एक बीकर में पानी लिए थे, दूसरा बीकर में बर्फ लिए थे। अब दोनों को हीट देना हम लोग चालू करेंगे। अब देखिए, यहाँ से और गुप्त उष्मा आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ये पानी जिसमें हम बीकर में पानी लिए है, अगर उस पानी का टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सी है, और ये बर्फ है, तो बर्फ कितना डिग्री टेम्परेचर पर रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे मान लेंगे आइस है, आइस, और ये कितना टेम्परेचर है इसका? 0 डिग्री सेल्सियस। अब अब दोनों बीकर में हम क्या करेंगे, हीट देना जब स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ देर के बाद पाएंगे कि ये जो पहला ए वाला बीकर है, ए वाला बीकर है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। ये 10 से हो गया है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ गया है इसका। लेकिन आप बी वाला बीकर में देखिएगा, जिसमें आप बर्फ दिए थे, उसमें हीट दीजिएगा, तो अगर पूरा बर्फ पिघल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगा, फिर भी इसमें अगर थर्मामीटर डालिएगा और देखिएगा उसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो बोलेगा ये कैसे हुआ? यहाँ तो हीट दिए तो यहाँ बढ़ गया, और यहाँ पे हीट दिए तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ का जो हीट है वो अवस्था परिवर्तन करने में अपना खर्च कर दिया, बर्फ को पिघालने में खर्च कर दिया। नहीं, यही बताए थे, कल पूछे थे ना क्वेश्चन, कि आपके एक कटोरा में 5 या 6 बर्फ है, ठीक है, अगर 3 4 बर्फ पिघल भी गया तो उसका टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन फंसा देगा आपको, तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसका टेम्परेचर जीरो का जीरो ही रहेगा। आपको कोई आपको एक लाइन लिखाए होंगे कि बर्फ पिघलने के दौरान, देखिए देखिए एक पॉइंट लिखाए होंगे हम, देखिए तो ये पॉइंट लिखे हैं कि ना आप लोग? क्या लिखे हैं बताइएगा? हाँ, पिघलने और उबलने के दौरान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एक जैसा होता है, ये पॉइंट लिखा है ना, स्थिर रहता है। अब देखिए, अगर ये टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर देंगे और बढ़ जाएगा, उसी को बोला जाता है सेंसेबल हीट, संवेदी उष्मा। ठीक है, संवेदी उष्मा से ही बनता है विशिष्ट उष्मा, ठीक है, जिसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। गुप्त उष्मा क्या होता है, तो अपना हीट जो है किसी चीज को अवस्था परिवर्तन में कर देता है, वहां पे टेम्परेचर फिक्स रहता है। गुप्त उष्मा में टेम्परेचर क्या रहता है? फिक्स रहता है। अभी लिखा है ना कि किसी निश्चित ताप पर किसी वस्तु की अवस्था बदलने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, वही होती है गुप्त उष्मा। इसीलिए गुप्त उष्मा ज्यादा खतरनाक होती है विशिष्ट उष्मा से या सामान्य हीट से। तो ये दोनों बात, तो उष्मा लिखाए थे, एक पॉइंट भी लिखाए थे कि उष्मा जो है तापमान को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो उष्मा जहाँ बढ़ाने की बात आएगा तो वो हो जाएगा सेंसेबल हीट, संवेदी उष्मा, वहीं से विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट आएगा। जहाँ उष्मा नहीं बढ़ाएगा तो वो हो जाता है गुप्त उष्मा। ठीक है, यहाँ जो हीट नहीं बढ़ा रहा है तो समझिए वो क्या कर रहा है, अपना अवस्था परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, चलिए, कल एक ग्राफ बनाए थे, देखते हैं ग्राफ कितने आदमी को समझ में आ गया है पूरे। देखिए, इस साइड लिखेंगे हीट, इस साइड टेम्परेचर। अब तीनों बात आप लोगों को याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं। कल वाला ग्राफ समझ में आया था तो छोड़ देंगे, इसमें टाइम लग जाएगा तब।
कल बताए थे। तो कल क्या क्या बताया, जैसे कि -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ का कोई गोला है, टुकड़ा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस ताप पे बर्फ का गोला है, यहाँ पे हीट देना चालू करेंगे तो ये बर्फ आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। कहाँ पे आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। एक चीज देखिएगा कि बर्फ पहले -10 डिग्री पे भी बर्फ था, 0 डिग्री सी पे भी बर्फ रहेगा, लेकिन यहाँ पे हीट तो खर्च हो रहा है, -10 से 0 पे गया है, परिवर्तन हुआ है कि नहीं? अभी बताए हैं जब हीट में चेंज आए तो वो कौन सा उष्मा होता है? गुप्त उष्मा होता है। हाथ पे थूको और डूब के मर जाओ। गुप्त उष्मा में हीट नहीं बदलता है, निश्चित ताप होता है वहां पे, संवेदी होता है वहां पे, सेंसेबल हीट। अभी बताया ना कि अगर किसी चीज में आप हीट देते हैं, अगर किसी चीज को नीचे से गर्म करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो सेंसेबल हीट होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए, पहले -10 डिग्री टेम्परेचर था ना जी। अब उसको करके 0 पे लाए हैं तो टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है? तुम्हारे पास 10 रुपया माइनस में कर्जा था, तुम 0 पे आ गया है, यानी कि तुम्हारा कर्जा खत्म हो गया है, तो बढ़ा है ना तुम्हारा। देखो -10 से 0 पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो सेंसेबल हीट, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डिग्री सी पे आया तो ये बर्फ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बर्फ को क्या करेंगे हम, अवस्था परिवर्तन करेंगे। बर्फ को, अगर बर्फ को हमको पानी में बदलना है तो कौन सा हीट देंगे? अगर हमारे पूछ ले सीधा सीधा क्वेश्चन कि तुम्हारे पास बर्फ है और उसको पानी बनाना है तो कौन सा हीट देंगे, बताओ? गुप्त उष्मा देंगे ना, कि गुप्त उष्मा में क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। तो अगर हमारा यहाँ पे -10 से 0 पे गया तब भी ऐसे है। अब इस आइस को क्या करेंगे, इस बर्फ को हम लोग पानी में चेंज करेंगे। तो देखिए ये 0 डिग्री सी पे आइस है, अब इस आइस को हमको वाटर में चेंज करना है, वाटर में। तो क्या कौन सा हीट देंगे, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, ठीक है। अब यहीं पे होता है ना, कह देता, यही लेटेंट हीट एफ, देखिए एक होता है गलन की गुप्त उष्मा, कोई चीज जो गलता है इसके लिए जो आप गुप्त उष्मा देते हैं उसी को कहा जाता है गलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। और कोई चीज जो उबलता है उसके लिए जो आप लेटेंट हीट देते हैं उसी को कहा जाता है वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो यहाँ पे आप LHF लिख सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब गलन की गुप्त उष्मा। अब वाटर है, अब वाटर को हम कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे कि बॉयल करना, उबलने लगे, तो ये जो वाटर है इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो खौलने लगेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ये खोलने लगेगा, ठीक है। और जब 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलने लगेगा तो इसको वाष्प में बदलने के, फिर इसके अवस्था को परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ाए तो सेंसेबल हीट, 0 से कहाँ किए 100, तो सेंसेबल हीट। अब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी पूरे गर्म हो रहा है, अब इसको हमको बनाना है वाष्प में, तो फिर अवस्था परिवर्तन करेंगे तो कौन हीट देंगे, लेटेंट हीट देंगे। तो लेटेंट हीट फिर देंगे, तब ये जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आप लेटेंट हीट दीजिएगा कि वाष्प बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उस वाष्प पे जो आप पकिएगा तो हाथ को झुलसा देगा, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें ज्यादा हीट। क्या, जैसे देखिए कोई पानी 11 बजे बॉयल बॉयल होना स्टार्ट हो गया और उसको 2 मिनट और हीट कीजिए तो उसका वाष्प में जो है ना ज्यादा ताकत आ जाएगा, उससे जो आप झुलसिएगा ना आप खतरनाक झुलसेगा, क्योंकि उसके अंदर गुप्त उष्मा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट दीजिएगा ना तो वेपर के रूप में निकलने लगेगा। तो यहाँ पे जो आप लेटेंट हीट दिए, ठीक है, उसी को कहा जाता है वाष्पन की गुप्त उष्मा, यहाँ होता है गलन की गुप्त उष्मा। तो दो क्वेश्चन पूछ लेता है कि उबलते पानी में जलने से जो है ज्यादा जो है आपको भाप से जो जलता है उसमें क्या है, तो यही गुप्त उष्मा का कंसेप्ट है। समझ में आ गया? कितना बार आप देखिए, दो चीज आपको, एक न्यूटन का शीतलन नियम है, वो साधारण सा है, जैसे कोई भी चीज है कितना जल्दी ठंडा हो रहा है गर्म होना रहा है। एक उष्मा प्रसार नियम, ये बहुत खतरनाक चीज है, उसको समझो। देखिए अमूमन क्या होता है अपने लाइफ में, सुनो गौर से, कि किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन आ सकता है, उसकी क्षेत्रफल में परिवर्तन आ सकता है, चौड़ाई में, उसके आयतन में, यही सब में ना चेंजेज आएगा। अगर किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके लेंथ में चेंजेस आ सकता है, उसके चौड़ाई में चेंजेस आ सकता है, उसकी
हाइट में चेंजेस आ सकता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है हीट एक्सपेंशन। क्या कहा जाता है? हीट एक्सपेंशन, उष्मा प्रसार। अब इससे आपको कुछ नहीं पूछेगा कि हीट एक्सपेंशन क्या है। इसमें तीन गो चीज होता है, रेखीय प्रसार होता है, क्षेत्रफल एरिया प्रसार होता है, क्यूबिक होता है, कुछ नहीं पूछेगा। आपको इसका एग्जाम्पल पूछेगा कि क्षेत्रीय प्रसार का एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन पहला कि पूछ देगा कि बताइए ट्रेन के जो पटरी होता है बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है? हाँ, तो हीट। राम बाबू कितना क्लास होगा फिजिक्स का? फिजिक्स। अब राम बाबू लिख रहे हैं कि लकड़ी को गर्म करने पर, लकड़ी लकड़ी को गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए देखिए, किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं तो उसमें जो चेंजेज आती है, कहाँ कहाँ चेंजेज आएगा? उसके लंबाई में चेंजेज आएगा, चौड़ाई में चेंज आएगा, उसकी ऊंचाई में। और कहीं चेंजेज आ सकता है? नहीं ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से ही तो आप क्षेत्रफल बनाते हैं, आयतन बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो उष्मा प्रसार में यहाँ पे एग्जाम्पल उसका खतरनाक हो जाता है कि ट्रेन के बीच में, पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है? क्यों? क्योंकि गर्मियों में उसका क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, और सर्दियों में सिकुड़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल पूछ लेता है कि दो पोल के बीच में तार को ढीला क्यों छोड़ा जाता है? तो गर्मियों में जो है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, और सर्दियों में सिकुड़ जाता है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई कप होता है, जैसे 10 रुपया वाला बहुत घटिया कप होता है, ठीक है, जो महंगा कप आता है फ्लिंट कांच वाला, वो जल्दी नहीं फूटता है, ठीक है, उसमें आप गर्म ठंडा कुछ भी रख दीजिए, ज्यादा फर्क। एक 10 रुपया वाला कप लीजिएगा नकली वाला, उसमें क्या कीजिएगा, अचानक आप गर्म कुछ डाल दीजिए तो फट जाएगा। क्या है? उष्मा प्रसार के नियम के कारण। क्या है? देखिए देखिए, कांच जो होता है ना, विद्युत उष्मा का कुचालक होता है। कांच, हवा, बर्फ, ये सब क्या है, उष्मा का कुचालक। देखिए जैसे ये कप है, अब देखिए ये कप है। अब इस कप में जो है अंदर में आप दिए कोई गर्म चीज। क्या दिए? गर्म चीज। जब भी आप गर्म चीज दीजिएगा तो इसका अंदर का चीज चाहेगा फैलना, ठीक है। और बाहर क्या है? बाहर अब देखिए कप क्या है, उष्मा का कुचालक। कुचालक। अब उसका बाहरी हीट जो है इस पे पड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई जिस पे फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाला चीज चाह रहा है कि हम फैले। अंदर में आप गर्म चीज दीजिएगा तो चाहेगा कि हम फैले। बाहर वाला चीज चाहेगा कि हम ऐसे ही रहे। इसीलिए कप टूट जाता है। समझे? तो ये उष्मा प्रसार के कारण ही कप टूटता है। दूसरा ये पूछ देता है कि कांच को गर्म कीजिएगा, कांच का मतलब गर्म कांच का कोई कप बनाए आप, और उस पर तुरंत पानी छीट दीजिएगा तब भी टूट जाता है। वो काहे होता है? देखिए, आप जो है गर्म कोई चीज है, आप इसको लिख लीजिए, याद रहेगा। कप वाला एग्जाम्पल पूछता है, लिख लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग साउंड की तरफ सीधा चलेंगे। लिखिए, जब किसी कांच के अंदर गर्म पानी भरते हैं तो, लिखिए जब किसी कांच, ग्लास, कप, जो लिखना है लिख लीजिए। जब किसी कांच के अंदर गर्म पानी भरते हैं तो, कुछ तो लिख लीजिए, ग्लास, कप। जब किसी कांच के अंदर गर्म पानी भरते हैं तो आंतरिक सतह बाहरी सतह की अपेक्षा, आंतरिक सतह बाहरी सतह की अपेक्षा अधिक मात्रा में फैलती है। हाँ, अधिक मात्रा में फैलती है, इसीलिए कांच टूट जाती है। अच्छा, हम लोग, आप लोग से क्वेश्चन पूछते कि हम लोग को गर्मी या ठंडी अनुभव क्यों होता है? गर्मी क्यों लगता है, ठंडी क्यों लगता है? सब सब कोई जानता है टेम्परेचर के कारण होता है, लेकिन क्यों होता है? देखिए,
हीट का जो ट्रांसफर होता है, हीट का हाई से लो होता है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हमेशा होता है। ठंडियों के दिन में क्या होता है, टेम्परेचर कितना रहता है, 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है ना जी। 10, 12, 13 ले लो, 15 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और हीट का क्या है कि जब भी हीट ट्रैवल करेगी तो हाई से लो की तरफ करेगी, तो क्या क्या करना चाहेगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो 37 है उसको घटा करके 15 कर दें। हीट का देखिए, जब तक वो ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। जैसे कोई 15 डिग्री सेल्सियस का कोई चीज ले लीजिए, कोई वस्तु ले लीजिए, कोई 50 डिग्री सेल्सियस का, तो 50 डिग्री वाला सेल्सियस चाहे, देखिए 15 वाला चाहेगा कि हम हीट इसका लेके दोनों बराबर हो जाए। जब तक उसका दोनों के बीच में चलते रहेगा जब तक कि दोनों का हीट बराबर ना हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोगों के शरीर से हीट बाहर जाने लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं ताकि हीट जो है बाहर नहीं जाए। गर्मी में क्या होता है, गर्मी में होता है क्या, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस अमूमन होता है, और बाहर टेम्परेचर कितना रहता है, 43। अभी कितना रहता है, 42, 43। टेम्परेचर क्या होगा बॉडी के अंदर, बढ़ा दिया। तो इसीलिए आप जो पंखा के किनारे बैठते हैं तो अच्छा लग। हम्म। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जाड़े के दिनों में एक मोटा कंबल की अपेक्षा जो है दो पतला कंबल क्यों ओढ़ा जाता है। देखिए, क्योंकि दो दो पतला कंबल के बीच में एयर का एक लेयर बन जाता है, और जो वायु होता है वो उष्मा का कुचालक होता है, मतलब उष्मा का फ्लो जो है वायु से नहीं हो सकता है। इसीलिए आपके बॉडी के अंदर का जितना भी टेम्परेचर है वो रोक के रख लेता है, बाहर नहीं जाता है, इसलिए आपको गर्मी फील होगा। ठीक है, वैसा कपड़ा पहनेगा जो हीट को बराबर अंदर बाहर कर रहा है तो आपको कपकपा देगा। ठीक है, यही होता है। हीट चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। अब आप लोग पढ़िए साउंड। 2 मिनट लंबा गाढ़ा सांस ले लीजिए, तब स्टार्ट करते हैं। टाइम आधा घंटा। देखिए, अब हीट हीट पर क्या साउंड पढ़ने से पहले जो है कुछ कुछ चीज जानना हमको जरूरी है। साउंड पढ़ने से पहले आपको वेव्स के बारे में जानना जरूरी है। वेव्स क्या होता है, वेव्स क्या है, तरंग। तरंग क्या है, अब बोले तरंग क्या है, बोले कि एक प्रकार का हलचल, एक प्रकार का घटना। जैसे जहाँ कुछ नहीं हो तो वहाँ कुछ कर दीजिए, तरंग। जैसे आप बैठे हुए हैं, जाके कोई एक थप्पड़ मारा, आपका मूड़ी हिल गया, मूड़ी हिला ना, तो एक घटना हुआ, आपका मूड़ी विक्षोभ किया, कंपन किया, तो यानी कि एक तरंग। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे इस साउंड पढ़ेंगे तो साउंड में आप डायरेक्ट लिखा देगा टर्म्स कि साउंड जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ये ट्रांसफर वेव्स क्या है, इसके बारे में पहले जान लीजिए। पहले अब लिखिए वेव्स। वेव्स मतलब क्या होता है, तरंग। ठीक है, वेव्स एक प्रकार की जो है, लिख ले वेव्स ऐसे करके जो है ना, इसको ऊपर में ही छोटा एक पॉइंट देके लिख लीजिए। वेव्स के बारे में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रहेगा। लिखिए, तरंग एक विक्षोभ है। लिखिए, तरंग एक विक्षोभ है। विक्षोभ ऐसे होता है ना, विक्षोभ। हाँ, लिखिए, तरंग एक विक्षोभ है। किसी किसी का आदत इतना खराब रहेगा, फोन काटिएगा 20 बाजी फोन करेगा, फोन काटिएगा 20 बाजी फोन करते रहता है, नंबर ब्लॉक कर दीजिएगा, मुंह फुला लेगा मुंह। लिखिए, तरंग तरंग एक विक्षोभ है। लिखिए जिसमें, लिखिए जिसमें माध्यम के कण, बाला तुम लिखो, तरंग एक विक्षोभ है जिसमें माध्यम का कण, माध्यम का कण जो है स्थानांतरण नहीं होता है, मतलब ट्रैवल नहीं करता है, लेकिन ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा, हाँ, देखिए तरंग जो है ना एक प्रकार का विक्षोभ है, एक प्रकार का हलचल है, अपना भाषा में याद रखिए। तरंग एक प्रकार का हलचल है,
लेकिन उसमें क्या होता है ना कि माध्यम का कण उसमें गति नहीं करता है, सिर्फ ऊर्जा ट्रांसफर होता है। जैसे देखिएगा कि आप नदी उदी में क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, ऐसे जो मारते हैं तो इसका तरंग जो ऐसे ऐसे होते रहता है, तो माध्यम कण वहीं पे है, कण गति नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊर्जा अपना देखिए। हाँ, ऊर्जा एक वस्तु को दूसरे वस्तु धकेल रहा है, इसीलिए जो है ये अपना ऐसे ऐसे हलचल जो होता है, तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। कभी पूछ ले कि तरंग में जो है उसका जो कण है, मॉलिक्यूल है, गति करता है कि नहीं करता है, तो मॉलिक्यूल गति नहीं करता है, सिर्फ ऊर्जा ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम लोगों को जो है हलचल होते दिखाई देता है। समझे? अब देखिए, तरंग जो है, तरंग दो प्रकार का होता है। एक होता है मैकेनिकल तरंग, जिसको बोला जाता है यांत्रिक तरंग, जिस एक होता है नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल सीधा मतलब, जिसको जिस तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, ठीक है, उसको बोलेंगे यांत्रिक तरंग। क्या बोलेंगे? यांत्रिक तरंग। जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है उसको बोलेंगे अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 7 होती है, जिसमें आप पढ़ते हैं रेडियो तरंग, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, ये सब पढ़ते हैं ना। तो ये सब जितने भी है वो है नॉन मैकेनिकल वेव्स। इस सब को चलने के लिए, जैसे देखिए सूर्य के प्रकाश धरती पे आता है, कोई माध्यम की जरूरत होता है? नहीं। तो वो सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश धरती पे आता है उसको कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम में चल रहा है। जैसे देखिए, हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हमारी बात आप लोगों को जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि इस कमरा में हवा है, और हवा एक मीडियम हो गया, ठीक है। और जैसे हवा को इस कमरा से गायब कर दिया जाए तो बन जाएगा वैक्यूम। कुछ बोलिएगा, क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो चंद्रमा पे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है। तो अब लिखिए, अब जो वेव्स है, अपना भाषा में पूछे कि तरंग क्या है, तो क्या बोलिए? एक प्रकार का हलचल है। तरंग क्या है? एक प्रकार का हलचल। इसकी दो टाइप, एक होता है, अच्छा, ऊर्जा स्थानांतरित होता है, ऊर्जा स्थानांतरित होता है, लिख लीजिए, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग एक प्रकार की हलचल है जिसमें माध्यम का कण तो गति नहीं करता है, लेकिन ऊर्जा, ठीक। तो पहला जो है, इसका पहला टाइप पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स, जिसको कहा जाता है यांत्रिक तरंग। एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। अयांत्रिक तरंग। देखिए, नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होती है अयांत्रिक तरंगे, उसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा सर, यूपीएससी में एगो भेड़िया चराने वाला पास किया है कि 611 या समथिंग उसका रैंक है, 531। भेड़िया चराने वाला शायद इस बार यूपीएससी पास किया है। हम्म। भेड़ नहीं जानता है, जिससे ऊन वही कुछ।
अब देख, क्या चीज में सेटिंग चला है? क्या चीज सेटिंग? आई डोंट नो। हमको कभी कभी लगता है ना कि जितना तुम लोग को पता रहता है उतना हमको नहीं पता रहता। देखो, सबसे बड़ी बात है, ओए बालक, सोशल मीडिया से हम बहुत दूर रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। आ? अब पसंद नहीं है, पहले थोड़ा मोड़ा यूज भी कर लेते थे, अब इरिटेट हो जाते हैं, एक ही चीज बार बार दिखाने लगता है। ठीक है, अब यूट्यूब भी खोलिए, अब कोई चीज ट्रेंड कर गया। अब एक समय हम एक बच्चा को देख, कांचा बादाम, तो फलाना ढिमकाना, इरिटेट होएगा, बंदे कर दिया, हटाओ ये सब। हम में खाली खाने पीने वाला आएगा, मटन का रेसिपी आएगा, फलाना रेसिपी। अब देखिए, ओए, हम्म, अब देखिए, यांत्रिक तरंग जो है, यांत्रिक तरंग में देखिए पॉइंट लिखिएगा इसका। देखिए, इसको ट्रैवल करने के लिए जो है, इसको गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओए लिखो। अब अब माध्यम की आवश्यकता, तो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस, वैक्यूम। वैक्यूम भी मीडियम है? बोल रहा है कुछ नहीं। वैक्यूम मीडियम नहीं है, वैक्यूम निर्वात हो जाएगा, वहाँ कोई मीडियम नहीं। ठीक है, तो इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी चल सकता है। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो कभी भी जो ट्रैवल करती है, वो पारदर्शी माध्यम में करती है, ट्रांसपेरेंट में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हीट में भी आ जाता है, जो थर्मस होता है, थर्मस का देखिएगा अंदर का पार्ट कलई किया रंगल रहेगा, क्यों? क्योंकि रेडिएशन से बचने के लिए। ठीक है, हाँ। तो अयांत्रिक तरंग जो होता है, नॉन मैकेनिकल वेव्स, ये जो ट्रैवल करती है, गति करती है, इसके लिए जो माध्यम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, तो लिखिए, यह पारदर्शी माध्यम में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह पारदर्शी माध्यम में ट्रैवल करती है, यह पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। देखिए, इनकी जो संख्या होती है ना, वो होती है 7, जो कि पूछ लेता है। देखिए, इसको आप लिख सकते हैं RMIVUX गामा। लेमडा एनर्जी और आवृत्ति। ये लिखो, इसके बाद देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसकी संख्या 7 होती है। अब देखिए, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, यही 7 होती है इसकी संख्या। अब देखिए,
अल्ट्रा इसमें पूछ देता है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, तो देखिएगा इधर ये क्या है, दायां दायां से बायां आइएगा तो इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, यानी कि पूछ देगा आपको कि इसमें से सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, इसका। क्योंकि देखिए बायां से दायां से बायां जा रहे हैं तो बढ़ रहा है इसका तरंग दैर्घ्य, ठीक है। दायां से बायां आ रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है यानी कि सबसे कम गामा का तरंग दैर्घ्य और सबसे ज्यादा रेडियो। लेकिन एनर्जी पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, तो पूछता ना सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका, गामा का है। तो इसका एनर्जी देखिएगा कि बायां से दायां आइएगा तो इसका एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे कम रेडियो तरंग का सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रे का। फिर देखिए आवृत्ति पूछ लेता है कि सबसे कम आवृत्ति किसका, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका, सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग का, सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा का। तो इतना लिख लीजिए। अब मेन खेला है हम लोग को मैकेनिकल वेव्स पे, क्योंकि इसी में पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर हम लोग साउंड को स्टार्ट करेंगे। लिख लिए। RMIVUX मतलब एक्सरे। एक्सरे का खोज कौन किया था, रोन्टगन। रेडियो तरंग का, अच्छा रिमोट, रिमोट मोड में जो तरंग यूज होता है वो कौन होता है, इंफ्रारेड होता है। अब रख, जैसे आपको बहुत जोरों का दर्द होता है उसको दूर करने के लिए इसको एक दिन अलग से चैप्टर में पढ़ा देंगे, समझा। विद्युत चुंबकीय तरंग को जो है ना एक क्लास लेंगे जिसमें बढ़िया से। अभी हम लोग साउंड पढ़ेंगे। लिख लिए हैं, चलिए। अब बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स के ऊपर। इसकी टाइप दो होती है, एक ट्रांसफर वेव्स जिसको कहा जाता है अनुप्रस्थ, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल जिसको कहा जाता है अनुदैर्घ्य। देखिए मैकेनिकल जो वेव्स होती है इसकी दो टाइप होती है। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग, ये अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल कौन होगा, प्रकाश। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साउंड। प्रकाश, हाँ प्रकाश तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी है, ठीक है। इसका गुण जो है ना दोनों से मैच करता है, इसीलिए अनुप्रस्थ होते हुए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, समझे। अब देखिए ट्रांसफर वेव्स क्या होता है कि जिसमें माध्यम जो है ऊपर नीचे अप डाउन गति करे तो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। जिसमें माध्यम जो है लंबवत चले, जैसे ऐसे 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 ऐसे। जैसे देखिए हम लोग अगर ध्वनि ध्वनि अगर अनुप्रस्थ होता तो क्या होता, जैसे बोलते कि ए बालक, तो आ कान को, क्योंकि नीचे आता फिर ऊपर जाता, नीचे आता ऊपर। हम लोग ध्वनि बोलते हैं तो पूरा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ऊर्जा को ट्रांसफर करते जाता है, जाते 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 आपके कान तक आता है, हाँ हेलो तब सुनाता है। लेकिन प्रकाश क्या होता है, तो ट्रांसफर अप डाउन में चलता है, ठीक है।
तो अब दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं। अब देखिए पॉइंट देखिए, ये जो है अप डाउन लिख, इसमें लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, ट्रांसफर वेव्स में पहला पॉइंट लिखिए। जैसे 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 बना है ना वैसे वैसे आप लोग बनाइएगा। ऐसे ही पहले लिख लीजिए, इसमें लिखिए पॉइंट बना के कि माध्यम के अणुओं, लिखेगा माध्यम के अणुओं, जैसे मन है बना रहे तो बना लीजिए। लिखिए माध्यम के अणुओं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसी में लिखेगा, इसी का पॉइंट है ना। तो माध्यम के अणुओं ऊपर नीचे करने से, ऊपर नीचे गति करने से अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करती है। माध्यम के जो अणु है ऊपर नीचे जब गति करता है तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। तो लिखिए माध्यम के कण, हाँ, अणुओं के ऊपर नीचे गति करने से अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। ऐसे फिगर बना लीजिएगा अप डाउन का। ठीक है, चलिए इसमें इसमें क्या होगा, इसमें किस टाइप से चलेगा देखिए, इसमें चलेगा लंबवत चलेगा, इसमें कैसा, सीधी स्ट्रेट रेखा में। देखिए इसमें लिखिएगा, लिखेगा माध्यम के अणुओं के आगे पीछे गति करने से, अनुदैर्ध्य तरंग में लिखेगा कि माध्यम के अणुओं के आगे पीछे गति करने से लिखे आगे पीछे गति करने से अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। ये बना लीजिए फिगर। आगे पीछे होगा ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे गति करेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा, ऊपर नीचे करेगा तो अनुप्रस्थ। ठीक है, अब देखिए हम आपको अभी वेव्स में बताए हैं कि माध्यम के कण कभी भी गति नहीं करता है, क्या करता है, ऊर्जा, ऊर्जा। तो लिखिए अब अनुप्रस्थ में पॉइंट लिखिए ऐसे करके, और फिर इसमें लिखेगा, तो पहले लिख लीजिए इसमें अनुप्रस्थ में ट्रांसवर्स वेव्स में लिखिए, लिखेगा कि माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचता है, बल्कि, या केवल, देखो माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचता है, केवल, केवल केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। केवल ऊर्जा, एनर्जी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। सेम इसमें भी यही बात हो जाएगा, तो लिख लीजिए इसमें। अब अनुदैर्ध्य में लिखिएगा पॉइंट, लिखिएगा कि जब माध्यम के अणु तरंग की दिशा के समांतर गति करते हैं तो, लिखिएगा जब माध्यम के अणु तरंग, यहाँ यहाँ भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर भी माध्यम का अणु आगे पीछे बढ़ती है, ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतर होता है, माध्यम के कण वैसे ही रहता है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही आगे पीछे गति करती है तो जब माध्यम के अणु तरंग की दिशा, पूरा फिर से एक बार लाइन पढ़िएगा,
क्या लिखे, जब माध्यम के अनुतरंग की लिखे की दिशा के समांतर गति करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। इसी का फ्रेश पॉइंट था, जब माध्यम के जो कण है, जो तरंग है, जब समानांतर गति करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। ये पहले पॉइंट में ही लिखा दिए थे समझने के लिए, लेकिन इसमें जो लिखना है, इसमें क्या बोले कि माध्यम के कण तो गति नहीं करते हैं, ऊर्जा गति करते हैं, तो इसमें भी यही बात लिख लीजिएगा। इसमें भी लिखिए अनुदैर्ध्य तरंग बला में कि यहाँ पर भी माध्यम का अणु, यहाँ लिखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग में कि यहाँ पर भी माध्यम का अणु, यहाँ पर भी माध्यम का अणु, माध्यम का अणु आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल ऊर्जा जो है, केवल ऊर्जा, केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में 3 पॉइंट लिखे होंगे, अनुप्रस्थ में 2 पॉइंट, अभी एक और पॉइंट इसमें लिखना है। देखिए अनुदैर्ध्य पॉइंट में क्या, अनुदैर्ध्य में क्या क्या लिखे कि इसमें जो है आगे पीछे गति करेगा, क्या करेगा, अनुदैर्ध्य में आगे पीछे गति करेगा, समानांतर गति करेगा, और इसमें भी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का गति होगा, ना कि माध्यम के कण का। अनुप्रस्थ में 2 पॉइंट लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं, एक तो लंबवत वाला लिखे हैं, अप डाउन गति करता है माध्यम का, और तीसरा पॉइंट इसमें लिखेगा, अनुप्रस्थ में तीसरा पॉइंट लिखिए कि एक माध्यम के अनुतरंग की दिशा की लंबवत गति, एक माध्यम के अनुतरंग, हाँ अनुप्रस्थ में तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अनुदैर्ध्य में 3 पॉइंट लिखे ना, अब अनुप्रस्थ में तीसरा पॉइंट लिखेगा कि जब माध्यम के अनुतरंग, जब माध्यम की जब माध्यम के अनुतरंग की दिशा की लंबवत, दिशा की लंबवत गति करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। देखिए अब मोटा मोटी बात सुनिए गौर से, देखिए वेव्स पर है, वेव्स दो पर आप छोड़ दीजिए, कॉपी में लिखना उखना बंद कर दीजिए। वेव्स तरंग, तरंग कुछ नहीं याद रखना है, एक प्रकार का हलचल है, कंपन है, विक्षोभ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, माध्यम के कण तो गति नहीं करता है, ऊर्जा का सिर्फ ट्रांसफर होता है। फिर वेव्स कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक मैकेनिकल वेव्स जिसको कहा जाता है यांत्रिक तरंग, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स जिसको कहा जाता है अयांत्रिक तरंग। मैकेनिकल वेव्स की संख्या है 7 होती है, जिसमें बताए हैं, उसको एक अलग से भी लेंगे, थोड़ा बता दिए। इसमें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए गमन करने के लिए। फिर दूसरा जो मैकेनिकल वेव्स है, इस पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो ध्वनि है वो हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसको अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, इसीलिए हमको ज़्यादा पढ़ना है मैकेनिकल वेव्स के बारे में। इसकी जो है 2 टाइप्स होती है, एक ट्रांसफर वेव्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ में कुछ नहीं याद रखना है, जब माध्यम का कण जो है ऊपर नीचा यानी कि लंबवत गति करे, जब लंबवत गति करे तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर वेव्स अनुप्रस्थ तरंग, जब समानांतर में आगे पीछे गति करे तो उसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अब मेन खेला हम लोगों को यहाँ से अब चालू होता है, साउंड पढ़ेंगे, लिखे हेडिक साउंड, समझे। ध्वनि, अच्छा एक बात बताइए कि आपके कमरा में जो गाना बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट सब होता है, जैसे गिटार, तबला और पिपी जैसा जो बजता है, उस सबको कुछ भी रख दीजिए, जब वो रखा है तो क्या अपने आप बज सकता है? जब तक कि उसमें कंपन नहीं हो। जैसे ढोलक रखा हुआ है तो अपने आप बजेगा नहीं, उस पर हाथ मारना पड़ेगा, यानी कि उस पर कंपन करना पड़ेगा। क्या कुछ हलचल नहीं करेगा जब तक कंपन नहीं होगा। कोई चीज में जब तक कंपन नहीं होगा तब तक उससे साउंड उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो साउंड उत्पन्न करने के लिए किसी चीज में कंपन होना जरूरी है। जैसे बात 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 में आप बोलते हैं कान के नीचे बजाएंगे ना, कान के नीचे कब बजता है? जब पड़ता है यहाँ पे,
तो क्या, तो गाना इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है गाना। अरे गाना दूसरा साउंड, हलचल नहीं होता है, हलचल पता नहीं चला, कुछ भी उसमें हलचल होता ही है। जैसे कोई भी, अब जैसे तबला रखिए, तबला है, कुछ भी, जैसे गिटार है, गिटार रखा हुआ है, जो रस्सी वाला होता है उसको गिटार है ना बोलते हैं जी। जो लड़का सब खूब आजकल ट्रेंड में, उसको एगो लटका लेता है, अब 20-30 गो को जमा कर लेगा, कुछ से कुछ गा रहा है, अपना महफिल जमा देता है। तो गिटार में जब तक उसका रस्सी, जब तक उसको तानिएगा नहीं, तब तक तान के छोड़िएगा नहीं, जब तक हलचल नहीं होगा तब तक बजेगा नहीं। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसमें कंपन होना जरूरी है। ठीक है, लिखिए। देखिए पहला पॉइंट जो होगा, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। जब तक हलचल नहीं होगा, ओए, हम इस तरह खोए थे लैला की याद में कि कुरान को भूल गए ना। बोला कि सर हम अलग है, अपने मत मिलाइए हमको। नहीं ना, वो अलग बात है, बहुत शांतचित्त विद्यार्थी है बहुत। देखिए मुंह देख के ही हम बता देते हैं कि कौन विद्यार्थी कैसा है। वो एगो लड़की नहीं है, उसका क्या नाम है, वो पहले जो बता देती है उसका क्या नाम है? पीयूष। लिखे, लिखे। कंपन कर, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए, अब दूसरा पॉइंट लिखेगा कि ध्वनि, आपके बारे में, अब लिखिए, ध्वनि, ध्वनि जो है, अरे आप दूसरा पहला पॉइंट लिखे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, कंपन के कारण। जब तक कंपन नहीं होगा ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। आप लिखिएगा, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? यांत्रिक अनुदैर्ध्य। यांत्रिक क्यों बोले? ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि जो है वैक्यूम में अब ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये या तो ठोस में चल सकती है, द्रव में, या गैस में, या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। कभी कभी पूछ लेता है कि जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो सबसे तेज कहाँ चलती है? ठोस में। ठीक है, लगभग 6000 मीटर पर सेकंड उसका रहता है। फिर उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम तेज कहाँ चलता है? गैस में। ठीक है, तो लिखिए, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि ध्वनि, ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, किंतु निर्वात में नहीं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, साउंड। आप अपना पीडीएफ निकाल लीजिएगा, आपको अब लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। आज हिंदी वाला। उसमें एक और फायदा है आपको, बाइलिंगुअल भी है, हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं कहा जाता है, वो है बाइलिंगुअल वाला ना। वो थोड़ा अच्छा होता है लेकिन बाइलिंगुअल वाला। हम हैंड रिटन खुद लिखे हैं तो इसीलिए आप लिखिए, ध्वनि, ओए, ध्वनि ठोस, द्रव एंड गैस। मीम्स वाला गैस नहीं, हेलो गैस, ई वाला गैस नहीं, गैस। ठीक है, तो ध्वनि ठोस, द्रव, गैस
तीनों माध्यम में चल सकती है। किंतु निर्वात में नहीं। अब देखिए, अब अब जो ध्वनि होती है, ऐ अब देखो ध्वनि की जो चाल होती है, स्पीड देखिएगा, स्पीड, स्पीड मतलब क्या होता है, चाल। देखिए, सॉलिड सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। सॉलिड में जो ध्वनि की चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो होता है 6000 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड में होती है 1500 मीटर, ओ 1500 मीटर पर सेकेंड। और गैस में जो होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। आप अप्रोक्स में मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ये सब नहीं रहता है। जैसे स्टील दे दिया, लोहा दे दिया, तो थोड़ा मोड़ा होता रहता है। लेकिन अमूमन हम सॉलिड की बात किए तो ऑन एन एवरेज लिखा जाता है। साइंस में जो भी डाटा लिखा जाता है ना, एवरेज लिखा जाता है। अभी सब चीज का तो सॉलिड में इसका ध्वनि का चाल कितना, 6000 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड में क्या चीज में, वेपर में, तो वेपर थोड़ा गैस से थोड़ा भारी होता है ना, हैवी होता है ना, इसीलिए उसमें ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, ध्वनि और प्रकाश में सबसे ज्यादा स्पीड किसका, एक सेकेंड में 3 लाख मीटर, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो इसका आप लोग को बता, ये क्वेश्चन बोल देगा कि बताइए कि एक आपने ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें आप ये बता सके कि ध्वनि से ज्यादा जो है प्रकाश तेज चलता है। अभी अभी के समय में, जैसे बिजली जो कड़कती है तो लाइट पहले निकल जाता है, उसके बाद साउंड कुछ देर के बाद सुनाई देता है। इसका कारण क्या है, लाइट की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, और ध्वनि जो है कम, बहुत तुच्छ, तुच्छ प्राणी है। लाइट के आगे में ध्वनि क्या है, तुच्छ प्राणी, बहुत कम। तो स्पीड ये सब याद रखिएगा। अब चलिए, अब अब पढ़ना है हम लोग को वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, देखिए। सही बात बोला। जैसे देखिए, ये कोई, जैसे ये कोई तरंग है, ठीक है। देखिए, ये तरंग में जो ये ऊपर का वाला भाग है, ये निचला वाला भाग, ये ऊपर का वाला भाग को कहा जाता है क्रेस्ट, श्रिंग, हिंदी में श्रिंग। निचला वाला भाग जो है जिसको कहा जाता है टॉर्क। देखिए, कोई तरंग है, ओए सुनो, कोई तरंग है, ऊपर का वाला भाग को बोलेंगे क्रेस्ट श्रिंग, निचला भाग को बोलेंगे ट्रप। दो क्रस्ट, दो क्रेस्ट या दो टॉर्क, दो क्रेस्ट या दो टॉर्क के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहा जाता है वेव लेंथ। समझ आ गया। तो अब लिखिए, हेडिंग दीजिएगा वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। ऐसे फोटो बाद में बनाइएगा, पहले लिखिए। हाँ, गर्द, TROUGH, जैसे रॉफ होता है ना, RUGH, वैसे टॉर्क। लिखिए तरंग दैर्घ्य। ये देखिए, अगर हिंदी इंग्लिश में थोड़ा वर्ड वुड में कुछ होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। तरंग दैर्घ्य, वेव, है यो पे होगा।
अच्छा कुछ लिखे, वेव लेंथ लिखे, तरंग दैर्घ्य। अच्छा ऐसा, अब ठीक है, तरंग दैर्घ्य अब लिखो। तुम लोग तो हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी बनने लगता है। हाँ अति, वाह सही बात है। हिंदी और इंग्लिश देखो, बिहार के बच्चों में तो एक खासियत है, हिंदी उन्दी नहीं पढ़ेगा फिर भी पूरा क्वेश्चन बना लेता है सही सही। अब बच्चा में तो पूरा, हम लोग संस्कृत जब पढ़ते थे तो देव शब्द रूप, देवा देवो देवा देव देवा देवे देवा, मतलब दो इतना स्पीड में रटवाता था, बोलता था कि एक बार में जो दो बोल देगा उसको सबसे तेज माना जाता था संस्कृत में। अब बताओ कि जिसको याद है वो तेज थोड़ी होगा। ऐसा ऐसा ट्रांसलेशन, अब संस्कृत में ट्रांसलेशन बनवे नहीं करेगा। वह कान का बहरा है, पूछता था वो कान का बहरा है। अब बताओ कैसे ट्रांसलेशन बना। वह पाँव का लंगड़ा है, हम रट के लेते थे, वो स पादेन खंज अस्ति, वह पाँव का लंगड़ा है। वह कान का बहरा है, स कर्णाभयाम बधिर अस्ति। बहुत बढ़िया एगो श्लोक है संस्कृत का, हिरणमयन पात्रेण सपित मुखम तत्व पुषान अपा वृणु सत धर्माय दृष्टव्य। देखो संस्कृत का ही देखो, ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है, सुन लो। पहले तरंगदारी लिख लो, इसके बाद लास्ट कर लेंगे। खत्म, कल पढ़ेंगे। चलिए ठीक, तो मिलते हैं कल, पूरा साउंड जितना भी चीज है सब पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ क्वेश्चन क्वेश्चन खेल लेंगे। हिंदी वाला है, शकल देख के बताते हैं कि वो कथी नाम है, पीयूष बोला हमको, ओए बोल रहा है कि हमको छोड़ दीजिए। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं कल क्लास में।